सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर नेगेटिव मॉडल वीडियो। और जैसा कि आप सभी लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि किस तरीके से वालिन वहां पे पहुंच चुका था 13 को बचाने के लिए, किसके पास, डीमन जनरल के पास में। लेकिन उससे पहले उसने ऑलमोस्ट 10 से 12 सोल ट्रांसफॉर्मेशन के कल्टिवेटर्स के साथ में लड़ाई की एंड मैंने उसे गिना तक नहीं था, और वो भी बिना रुके बिना थके लगातार वो लड़ता जा रहा था वहां पर। एंड लास्ट में वहां पे जब वो लास्ट सोल ट्रांसफॉर्मेशन से लड़ता है, जो कि एक्चुअली में फर्स्ट कमांडर है हमारे डीमन जनरल के अंडर में, उसके साथ में जैसे वानी की फाइट हो रही थी उसी दौरान वहां पे डीमन जनरल एंटर करते हैं, जिसके बाद उन्होंने अपना 10 क्लास बैटल इंटेंट को वहां पे इस्तेमाल किया एंड वालिन उसको अपने अंडरवर्ल्ड फिंगर के नाम से उसको पूरी तरीके से रोक देता है। जिसके बाद यहाँ पर उसने दूसरा हमला किया जो कि था 100 वेव्स ऑफ डिमोनिक सी, जिसके साथ ही हम लोग का ये वीडियो वहीं पर एंड हो गया। तो अब आगे वाले ने जैसे डीमन जनरल को ये वाला हमला करते देखा तो वो समझ जाता है कि इसकी पावर्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके पास में कुछ ऐसे स्पेल्स हैं जिसके साथ वाले के स्पेल से शायद से पूरी तरीके से मैच ना कर सके। इनफैक्ट हमें यहाँ पर एक और बात पता चली कि यहाँ पर डीमन जनरल की कल्टीवेशन एक्चुअली में एसिडेंट लेवल पर नहीं है, बल्कि वो भी वालिंग की तरह ही पीक सोल ट्रांसफॉर्मेशन का कल्टीवेटर है। और उसके पास में ज़्यादा पावरफुल सेलेस्टियल स्पेल्स होने की वजह से, सॉरी सेलेस्टियल स्पेल्स नहीं बल्कि ऐसे पावरफुल स्पेल्स होने की वजह से वो नॉर्मल किसी भी कल्टीवेटर से ज़्यादा पावरफुल नजर आता है। वरना वालिन शायद से इसके साथ में दो हाथ पूरी बराबरी तक कर सकता था। एंड इस दौरान तक वालिन को रियलाइज हो जाता है कि अगर उसने अपने सभी के सभी स्पेल्स को और ट्रेजर्स को वो यहाँ पे इस्तेमाल कर दे, फिर भी वो यहाँ पे डीमन जनरल को पूरी तरीके से नहीं हरा सकता। एंड ऐसा पहली बार था कि वालिन खुद के लेवल के कल्टीवेटर्स के साथ में डिसएडवांटेज फील कर रहा है एंड लगता है कि वो हार जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं है। डीमन जनरल ने जैसे ही वहाँ पे अपने 100 वेव्स में से वहाँ पे 30 वेव्स को रिलीज़ किया तो वालिन के बॉडी के अंदर से ग्रे फॉग रिलीज होना शुरू हो जाती है, जिसकी मदद से वालिन ने वहाँ पे 3 स्ट्रोक्स को क्रिएट करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो स्ट्रोक्स को वहाँ पे क्रिएट करा था तो उन स्ट्रोक्स को देख के वहाँ पे डीमन जनरल समझ जाता है कि एक्चुअली में इसकी पावर्स कितनी ज़्यादा है, क्योंकि हर एक स्ट्रोक के साथ डीमन जनरल खुद के बॉडी के ऊपर में एक अलग टाइप की डेथली ऑरा को फील कर पा रहा था, जिस वजह से यहाँ पे डीमन जनरल बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। एंड उसने यहाँ पे 30 वेव्स को वहाँ पे 60 वेव्स बना दिए, मतलब 30 और भेज दिया। एक दौरान तक वालिन का वो जो स्ट्रोक था पूरी तरीके से क्रिएट हो गया एंड उसकी बॉडी से सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जीज उसके साथ में मर्ज अप हो जाती है। एंड जैसे ही वो उसके साथ में मर्ज अप होता है और उन दोनों के बीच में कोलैप्स हुआ तो उसी दौरान 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर में तबाही मचना स्टार्ट हो गई। वहाँ पर सभी बिल्डिंग्स टूट गए, जमीन हिलना स्टार्ट हो गई। इनफैक्ट वहाँ पर इतने पावरफुल कल्टीवेटर्स जो थे वो भी मर चुके थे। कुछ कल्टीवेटर्स जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर थे उन्हें छोड़कर, वरना उससे अंडर वाले खुद को सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे थे। एंड इससे समझ सकते हो कि इन दोनों का बीच का ये जो बैटल है वो कौन से लेवल पर हो रहा था। एंड इसके बाद ही डीमन जनरल अपने बचे हुए 40 वेव्स को वहाँ पे इस्तेमाल करने ही वाले थे, तभी वालिन ने वहाँ पे अपने दिमाग में एक प्लान बना लिया, क्योंकि उसे अच्छी तरीके से पता है कि वो यहाँ पे 1-on-1 फाइट के अंदर में कभी भी नहीं जीत पाएगा, जिस वजह से उसके दिमाग में कुछ और ही प्लान चलता है। जिस वजह से वालिन हवा में फ्लोट करना शुरू हो गया एंड इस चीज़ को देखकर डीमन जनरल एक टाइम के लिए रुक गए कि आखिर ये करना क्या चाहता है। और इसी दौरान वालिन ने वहाँ पर एक अजीब टाइप के इल्यूजनरी पाम को क्रिएट करना शुरू कर दिया। इस चीज़ को देखकर वहाँ पर डीमन जनरल अच्छी तरीके से समझ सकता था कि ये शायद से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल है जो कि वालिन इस्तेमाल कर सकता है, और वालिन इसको पूरी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए तैयार भी है। इसी दौरान डीमन जनरल के मन में कन्फ्यूजन होता है कि शायद से वो इस हमले को यहाँ पे नहीं रोक सकता, मतलब समझ सकते हो ना, उसके अंदर में कॉन्फिडेंस की कमी थी। एंड इस दौरान तक वालिन ने उस पाम को पूरी तरीके से क्रिएट कर दिया और डीमन जनरल के ऊपर में छोड़ देता है। जैसे ही उसकी बॉडी के साथ में वो चीज़ कोलैप्स हुई तो वहाँ पर काफ़ी धुआं वहाँ पर उड़ना शुरू हो गया। एंड इसी दौरान हमें सीन नज़र आता है कि डीमन जनरल को तो कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में जो पाम था वो सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजनरी ही था। एंड इस चीज़ को देख के वहाँ पर डीमन जनरल बहुत ज़्यादा चौंक गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अब हाँ मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि जब वो पाम उसके ऊपर में आता है तो उस दौरान तक उसके अंदर में रियलाइजेशन थी कि शायद से मैं इसे रोक ना पाऊँ एंड मैं इसके नीचे दब के मर जाऊँगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद यहाँ पे वो वालिन को कहता है, मुझे लगता है तुमने अभी तक इस स्पेल को पूरी तरीके से मास्टर नहीं किया है, जिस वजह से तुम इसको इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो यहाँ पे वालिन ने बोला कि मैंने सिर्फ एक इल्यूजन को क्रिएट किया था, अगर मैं 100% देता तो तुम इसे रोक तक नहीं पाते। तो यहाँ पर डीमन जनरल ने बोला कि तुम अपना 100% दो, क्यों रुके हुए। तो यहाँ पर वालिन बताता है कि शायद से तुम इस हमले को सर्वाइव नहीं कर पाओगे एंड तुम्हारी जान चली जाएगी। जिस वजह से यहाँ पे डीमन जनरल ने ज़्यादा कुछ नहीं छेड़ा, क्योंकि उसे शक हो रहा था कि अगर वो इस तरीके के एक फेक इल्यूजन को क्रिएट कर सकता है जो कि तुम्हें डरा कर मार दे, तो सोच लो अगर उसने रियलिटी में यहाँ पे क्रिएट कर दिया तो तुम डरा कर नहीं मरोगे बल्कि मर जाओगे, डरने का मौका तक नहीं मिलेगा। जिस वजह से डीमन जनरल ने यहाँ पर नहीं छेड़ा
और इस मामले को वहीं पे निपटा देता है। जिसके बाद यहाँ पे डीमन जनरल ने बताया कि 13 की बॉडी को वो इस्तेमाल कर रहा था खुद की एक डिमोनिक बॉडी को कल्टीवेट करने के लिए, जिसके अंदर में ऑलमोस्ट 18 ऐसे कल्टीवेटर्स चाहिए थे जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। एंड तुम्हें पता है यहाँ पे 13 की बॉडी कितनी स्ट्रांग है, जिस वजह से अभी भी उसने 13 को रिफाइन नहीं किया था, वो अभी जिंदा ही है, जिस वजह से तुम चाहो तो उसे ले जा सकते हो। इसके साथ साथ उसने यहाँ पर एक फेवर भी रखा कि अगर तुम मुझे एक फेवर करते हो तभी मैं 13 को छोड़ूंगा। और वाली ने यहाँ पर पूछा भी इस बारे में। तो यहाँ पर डीमन जनरल बताते हैं कि आज से 3 महीने बाद डीमन जनरल्स का कंपटीशन होने वाला है, जिसके अंदर में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो वालिन इस चीज़ के लिए एक टाइम के लिए सोचा था, लेकिन तभी वहाँ पे डीमन जनरल ने बताया कि अगर तुम मेरी हेल्प करते हो तो मैं इन फ्यूचर चल के तुम्हें यहाँ का डीमन जनरल बना दूंगा एंड मैं बन जाऊंगा वाइस कमांडर इन चीफ। जिसके बाद तुम्हारे अंडर में 1 लाख से भी ज़्यादा सैनिक होंगे, पूरा का पूरा एक एंशिएंट डीमन सिटी होगा। मतलब तुम किसी भी फॉरनर के मुकाबले बहुत ज़्यादा एडवांटेज में होगे। तो सोच लो डील अच्छी है या फिर नहीं। तो वालिन इस चीज़ के लिए वहाँ पे राज़ी हो जाता है। जिसके बाद वहाँ पे डीमन जनरल ने 13 की बॉडी को लाके वालिन के सामने रख दिया एंड वालिन इसे लेके चला जाता है एंड उसने कहा कि मैं 3 महीने बाद आकर आपसे वापस से मिलूंगा। और ऐसा कहते ही वो वहाँ से चला गया। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि वो हु पाव को भूल गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसके बाद वो सीधा जाता है डार्क प्रिजन के पास में एंड वहाँ पे अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस को फैला के उसने ढूंढने का ट्राई किया, लेकिन उसकी एक वहाँ पे हिंट तक नहीं मिलती। जिसके बाद वाली को निराश होकर वापस सोल डिफाइनिंग ट्राइब में आना पड़ता है। वहाँ पर आने के बाद उसने 13 को पूरी तरीके से रिकवर कर दिया और 13 की इस डेडिकेशन को देखकर वो उसने फिर भी उसे एंशिएंट गॉड टैक्टिक नहीं दिया, क्योंकि एक ऐसा खजाना है जिसे वो आसानी से रिवील नहीं कर सकता। लेकिन इसके बदले जायंट डीमन क्लैन की एक ऐसी बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक को दी जिसके अंदर में 9 लेवल्स थे एंड उन 9 लेवल्स में से उसने ऊपर के 3 लेवल्स को इरेज कर दिया एंड 6 लेवल्स को 13 को पास कर देता है फर्दर कल्टीवेशन के लिए। जिसके बाद 13 वहाँ से चला गया। इसी दौरान हम लोग को एक दूसरा सीन दिखाया जाता है एक डिसर्टेड लैंड का, जो कि सोल डिफाइनिंग ट्राइब से थोड़ी सी दूरी पर था एंड वहाँ पे कई सारे सोल फ्रैगमेंट्स वगैरह उड़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बैटल्स पास के दौरान हुए थे एंड वहाँ पे अपने आप ही इस तरीके के सोल्स अपीयर होते हैं इन्हीं रीजन की वजह से। तो वहाँ पर एक कल्टीवेटर उन सभी को ऑब्जॉर्व कर रहा था अपने सोल फ्लैग के अंदर में, और वहाँ पे एक और आदमी भी था उसके साथ जो कि था ब्लैक रोब पहने हुए। इसी दौरान हमें पता चलता है कि एक्चुअली में ये कल्टीवेटर कोई और नहीं बल्कि हु पाव है और वो यहाँ पे करप्टेड हो चुका है। उसके मन में ये ब्लैक रोब वाले कल्टीवेटर ने डाल दिया कि वालिन उसे बचाने नहीं आया एंड यहाँ पर इसके पास में 2 ऐसे रीजंस मिल गए कि वो वालिन से बदला लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि वालिन की वजह से सीमा यान उसके पीछे पड़ गया और उसे मारकर डार्क प्रिजन में डाल देता है। दूसरा रीज़न कि वालिन उसे इतने दिनों तक बचाने के लिए नहीं आया, जिसके बाद यहाँ पे ब्लैक रोब वाले कल्टीवेटर ने आकर उसे बचाया एंड उसके मन में इन दोनों नेगेटिविटी की वजह से वो वालिन के खिलाफ बन चुका है। और बच्चा सपना क्या देख रहा है कि जब मैं अपने पास में 1 मिलियन सोल्स को कर लूँगा तो मैं वालिन को जाके जान से मार दूंगा। मतलब बेटा तुम पैदा भी नहीं हुए तो वो तब से सोल्स के साथ में खेल रहा है और तुम 1 मिलियन के साथ में लड़ने जा रहे हो, उसके पास में 1 बिलियन है। इसके बाद हम लोग को वापस से वालिन को दिखाया जाता है जिसने याओ शीशु को यहाँ पर निकाला एंड एक्चुअली में इस दौरान याओ शीशु एक ऐसे रेस्ट्रिक्शन में फंसा के रख दी गई है कि ना तो वो मर सकती है ना तो वो जिंदा रह सकती है, क्योंकि उसके बॉडी के ऊपर में वालिन ने एक ऐसे लाइफ सील को क्रिएट किया जो कि उसे हर पल मरने नहीं देता लेकिन टॉर्चर जरूर करता है। और ये यहाँ पर बैठ के कल्टीवेट कर रही थी और वालिन ने उसके सामने एक ऑफर रखा था कि मैं तुम्हें कुछ 100 सालों तक यहाँ पे ट्रैप करके रखने वाला हूँ। अगर तुमने मेरे 3 सवालों को यहाँ पे जवाब दे दिया तो हर एक सवाल के लिए मैं तुम्हारे 50 साल घटा दूंगा। लेकिन वालिन के एक बार पूछने के बावजूद उस केव के अंदर में पूछा था, यहाँ पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, जिस वजह से उसने पहला चांस मिस कर दिया। उसके बाद यहाँ पे दूसरा सवाल वालिन अभी पूछता है, लेकिन इस चीज़ को यहाँ पे याओ शीशु धिक्कार देती है, जिस वजह से इसने अपने सेकंड चांस को भी मिस कर दिया। और वालिन यहाँ पे एक कांड करता है, याओ शीशु की बॉडी के पास में वो जाकर उसको अलग टाइप की एक सेंसेशनल बॉडी पार्ट्स के ऊपर में टच करना शुरू कर देता है। तुम लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो, उन्हीं जगहों पर। एंड इसी दौरान वालिन को पता चलता है कि उसकी बॉडी के अंदर में कुछ अलग चीज़ें हैं। वालिन एक्चुअली में उसकी बॉडी की सेंसेशनल पार्ट्स पे इसलिए टच कर रहा था क्योंकि याओ शीशु अपने माइंड को क्लियर रख रही थी एंड इसी क्लैरिटी की वजह से वो आसानी से यहाँ पर मर सकती थी एंड मे भी मरने की वजह से वो यहाँ पे कुछ ऐसा हथकंडा हो जिससे वो बच जाए, जिस वजह से वालिन नहीं चाहता था कि ये मरे। एंड वालिन इसकी माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए उसकी बार बार इन बॉडी पार्ट्स को टच कर रहा था एंड एक ही झटके में उसने लिटरली इसके पूरे कपड़े उतार दिए थे और भी ज़्यादा कुछ नहीं किया लेकिन कपड़े उतार दिए। जिसके बाद फिर से उसके बॉडी के सेंसेशनल पार्ट्स के ऊपर में टच करना शुरू कर दिया। जिसके बाद जैसे याओ शीशु का वहाँ पे पूरी तरीके से क्लैरिटी वहाँ पे हट जाता है, जिसके बाद वालिन ने लिटरली उसके मुंह के अंदर में अपना उंगली डाल दिया। मतलब गलत मत सोचना, तो उसने उंगली डाल के उसके मुंह के अंदर से एक नीडल टाइप की चीज़ को निकाला, जिससे पता चलता है कि एक्चुअली में अपनी बॉडी के अंदर में कंडेंस करके इस नीडल को क्रिएट कर रही थी एंड इसकी मदद से भी वो मर सकती थी, जिस वजह से यहाँ पे वालिन ने उस नीडल को निकाल दिया। निकालने के बाद वो वापस उसे पोटली में डाल देता है और कपड़े पहनाए कि नहीं मुझसे मत पूछना, क्योंकि मुझे नहीं पता, तुम लोग बस गेस कर लो कमेंट में पहनाए होंगे या फिर नहीं।
इसके बाद ही हम लोग को वापस से सीन दिखाया जाता है एंशिएंट डीमन सिटी का, जहाँ पर जनरल मो लीहाई वेट कर रहे थे वांग लिन का, और वो काफी आशा भरी नजरों से देख रहे थे उस दिशा की तरफ में जहाँ से वांग लिन आने वाला था। और वांग लिन अब फाइनली उस दिशा की तरफ में पहुंचना शुरू कर देता है, जिसके बाद मो लिनहाई के साथ में उसकी बातचीत होती है कि अब वो दोनों जाने वाले हैं एंशिएंट डीमन सिटी नहीं, बल्कि पूरे स्काई डीमन कंट्री के एक कैपिटल के अंदर में, जहाँ पर ये डीमन जनरल का कंपटीशन होने वाला है। और इस दौरान तक उन दोनों की कन्वर्सेशन इतनी अच्छे से हो रही थी ब्रदर वांग ब्रदर मुंह कर करके कि जैसे उन दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो गई हो। जिसके बाद यहाँ पे डीमन जनरल उसे बताते हैं कि हम लोगों को 3 ट्रांसफर एरेज लगेंगे उस कैपिटल में जाने के लिए। जिसके बाद वो दोनों एक ट्रांसफर एरे के अंदर में एंटर कर चुके थे। और अब मुझे पता है तुम्हें जानना क्या कि कैपिटल के अंदर में होता क्या, कैसा सीन है वहाँ का। वालिंग के वहाँ पहुँचने से पहले हमारा कैमरामैन पहुँच चुका था, और वहाँ पे हमें नजर आता है कि ये जो कैपिटल है वो बिल्कुल सेंटर में एग्जिस्ट कर, जिसके आसपास में माउंटेन रेंजेस है जो कि नजर आते हैं ड्रैगन की तरह। ड्रैगन के मुंह की तरफ में एक बड़ा सा लेक था, एंड उसी लेक के उस पार में था एंशिएंट डीमन टेम्पल, जिसके अंदर में जाने के लिए हम लोगों का मो लीहाई बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड है। एंड इसी दौरान हमें पता चला कि ये जो सिटी है वो एक्चुअली में 8 सिटीज़ के कनेक्शन के बीच में एग्जिस्ट करता है। मतलब वो पूरी 8 सिटीज़ को मिला के ये कैपिटल क्रिएट होता है, एंड उन 8 सिटीज़ के बीच में एक सेंटर पार्ट है जो कि एक अलग टाइप की हाई स्टैंडर्ड वाला जगह है। उन सभी 8 सिटीज़ के बीच में से एक ब्रिज उसको कनेक्ट करती है, एंड उसके आसपास में एक रिवर भी फ्लो करता है। ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर तो नहीं था, लेकिन इसके आसपास में वहाँ पे एक ग्रीन टाइप की मिस्ट अपने आप ही बहती रहती थी, जिसको डीमन एम्परर बोलते हैं कि ये ड्रैगन्स एनर्जी है। इसके अंदर में तुम कल्टीवेट करोगे तो तुम्हारी कल्टीवेशन एनहांस काफ़ी तेज़ी से हो सकती है, एंड मे भी होता भी होगा, हमें क्या पता। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि कई लोगों का सवाल था कि मैं रेनेगेड मॉडल की वीडियोस कितने डालने वाला हूँ। रेनेगेड मॉडल की वीडियोस रेगुलरली आते रहेंगे, बीच बीच में मैं हफ्ते में 1 से 2, अभी फिलहाल शायद 2 हो सकता है, लेकिन इन फ्यूचर चल के एक ही ओवर द डिवाइड गेम्स की एक लंबे से पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा एंड एक ही दिन अपलोड करूंगा। अगर करेंटली आप लोग अच्छी तरीके से उसको लाइक करके सपोर्ट कर देते हो तो मैं उनकी क्वांटिटी को 2 से 1 कर दूंगा, लेकिन ड्यूरेशन को बढ़ा दूंगा, और रेनेगेड मॉडल की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे आती रहेंगी। सो आई होप कि मैं क्लियर हूँगा, और कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। इसके बाद हमें पता चला कि सिटी के अंदर में टोटल 18 ट्रांसफर एरेज है, जिनमें से 8 को वहाँ पे सस्ते लोग यूज़ करते हैं, मतलब कॉमन पीपल लोग, 6 को हाई स्टेटस वाले लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं, एंड आफ्टर 14 वहाँ पे डीमन जनरल्स के लिए स्पेशली 4 ट्रांसफर एरेज को बनाया गया। तो वहाँ पर एक सीन नजर आया कुछ सस्ते से साइड कैरेक्टर्स को यूज़ करके यहाँ पे नरेशन टाइप का दिखाने के लिए था, जिसका नाम गुओ नजर आता है, ई गुओ कुछ ऐसे टाइप का था। तो उसके पास में कई सारे और भी सोल्जर्स थे, मे बी वो वहाँ का एक कमांडर या फिर चीफ टाइप का था, उन सभी का हेड। तो उसके साथ में बातचीत होती है, तो वहाँ पर उसने बताया कि किस तरीके से ये जो सभी ट्रांसफर एरेज जिसके अंदर में कभी कोई एंटर ही नहीं करता था, यानी कि डीमन जनरल वालों में, ये इतना ज़्यादा क्यों चमक रहा है। वो अपने सबऑर्डिनेट्स को यहाँ पे बताता है कि किस तरीके से यहाँ पर डीमन जनरल का कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि कुछ सालों पहले यहाँ पर फायर एम्पायर वालों के साथ में जब फाइट हुई तो एंशिएंट डीमन सिटी ने वहाँ पे काफ़ी भारी नुकसान झेला, जिसके अंदर में 2 वाइस कमांडर इन चीफ जिसके अंदर में 2 कमांडर इन चीफ्स की डेथ हो गई, एंड ऑलमोस्ट पूरे एंशिएंट डीमन कंट्री के अंदर में यहाँ पे तकरीबन 10 ही थे ऐसे, जिनमें से 2 की डेथ हो गई है, जो कि एक हाई पोजीशन है। तो इस चीज़ को रिकवर करने के लिए डीमन एम्परर पर्सनली इस डीमन जनरल की कंपटीशन को करा रहे हैं, जिनमें से वो 2 को पिक करेंगे वाइस कमांडर इन चीफ के लिए। एंड इसके साथ साथ हमें ये भी पता चला कि वो जो सबऑर्डिनेट्स थे वो 100 साल पहले इसके अंदर में आए, जिस वजह से उन्हें इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। तो यहाँ पर उसने ये भी बताया कि ये जो कंपटीशन है वो हर 300 सालों में एक बार होता है, जिसको डीमन एम्परर पर्सनली यहाँ पे अटेंड भी करते हैं। तो इसी दौरान यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो जो ट्रांसफर एरिया है वो चमका, एंड उसके अंदर से 2 पावरफुल कल्टिवेटर्स एंटर किए। ऑफकोर्स हम लोग का भाई वांग लिन उसके साथ साथ में मो लीहाई, ये दोनों उसके अंदर में एंटर कर चुके थे। इस चीज़ को देख के उन लोगों के बीच में कुछ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उनकी औकात मो लीहाई के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, उसके सामने में एक सुपरस्टार आई है, वो लोग इस तरीके का रिएक्ट कर रहे थे। मो लीहाई की एंट्री से पहले उसके एक सबऑर्डिनेट ने यहाँ पर एक सवाल पूछा था कि आखिर ये जो डीमन जनरल का कंपटीशन है, तो आपको क्या लगता है इसके अंदर में कौन जीतने वाला है। तो यहाँ पर उसने साथ साथ सिर्फ 2 ही नामों का लिया था, जिनमें से एक था मो लीहाई एंड दूसरा एक और पावरफुल कल्टिवेटर था, जिसका नाम वहाँ पे उसने नहीं बताया, लेकिन बताया कि वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इसी दौरान यहाँ पे मो लीहाई की एंट्री होती है। इसके बाद ही मो लीहाई और वांग लिन दोनों दूसरे की तरफ में जाने लगते हैं, एंड उसी दौरान उसके सामने में कई सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स जो कि ऑलमोस्ट सोल फॉर्मेशन पर थे, वो लोग वहाँ पे घोड़े के ऊपर में बैठ कर आते हैं उन सभी को पिकअप करने के लिए। इनके पास गाड़ी नहीं थी। जिसके बाद यहाँ पे वांग लिन और मो लीहाई उसके ऊपर में बैठ के और भी ज़्यादा डेप्थ के अंदर में जाने लगे। यहाँ पर वांग लिन को मो लीहाई बताता है कि और भी पावरफुल डीमन जनरल्स वगैरह आए हैं, तो मे बी कि तुम्हारे साथ में उनका लफड़ा वगैरह हो जाए, जिस वजह से तुम मेरे साथ ही मेरे मैंशन में रहना। इसी दौरान हमें पता चला कि ये जो एक्चुअली में 8 सिटीज़ नज़र आती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउटर रिंग और इनर रिंग के अंदर में। इनर रिंग के अंदर में आता है हम लोग का अर्थ, स्काई, श्वान एंड येलो, एंड आउटर रिंग्स में आता है हम लोग का
यूनिवर्सिटी, इटर्निटी, होंग एंड डेसोलेट। और उसने यहाँ पे बताया कि मैं होंग सिटी में रहता हूँ तो तुम मेरे साथ में रहना, ताकि कुछ लफड़ा वगैरह हो तो मैं उस चीज़ को संभाल सकूँ। वालिन इस बात के लिए वहाँ पे राजी हो जाता है। जिसके बाद जैसे वो लोग और भी आगे की तरफ बढ़ रहे थे तो सामने से भी उसी तरीके से घुड़सवारी करते हुए कुछ पावरफुल कल्टिवेटर्स आते हैं। कुछ नहीं, सिर्फ दो ही थे। एक ने सीधा मोलिहाई की तरफ में देखा, एक क्रीपी स्माइल को करते हुए उसकी तरफ में हमला कर दिया। मोलिहाई भी यहाँ पे हंसता हुआ एक पंच मार देता है, जिसके बाद दोनों के वहाँ पे काफ़ी स्ट्रेंज रिपल्स क्रिएट होने लगे। और ये जो हमला था ना वो इतना सिंपल था, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यहाँ पर मोलिहाई ने अपने 10 फिस्ट बैटल इंटेंट को वहाँ पे इस्तेमाल किया, लेकिन वो कल्टिवेटर ने भी उसकी ही बराबर जितनी पावर्स को इस्तेमाल किया। मतलब सोच लो, ये जो डीमन जनरल्स दोनों हैं कितने बड़े, बहुत बड़े, मतलब जो भी है, इन लोगों ने ऐसे हवाबाजी में अटैक कर दिया एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही। पता है वो 6 ही थे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है 6 तक। इसके बाद ही उसके पास में एक और कल्टीवेटर नजर आता है जिसे वालिन शायद से जानता था। एंड वालिन ने जब उसकी वहाँ पे पावर्स को स्टडी किया तो उसे पता चलता है कि उसकी कल्टीवेशन लेट सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर है। एंड वालिन उस कल्टीवेटर को अच्छी तरीके से जानता है कि वो कौन है। इसी दौरान हमें पता चला कि वो कल्टीवेटर कोई और नहीं बल्कि हम लोग का चेन ताओ, यस, फर्स्ट ब्रदर, यानी कि 7 डिसाइपल जो थे पर्पल डिवीजन के अंदर में, ये जो फर्स्ट ब्रदर जो कि ट्रू डिसाइपल बना था, वालिन के साथ में लड़ाई हुई थी, मिड एसिडेंट लेवल पर था, वो अब लेट सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर आ गया है। इस चीज़ को देखकर वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा चौंका, मतलब वो बस सोच रहा था कि आखिर हुआ क्या। जिसके बाद इन दोनों के बीच में बातचीत होती है, जहाँ पर चेंताओ ने बताया कि हम लोग की जो बैटल हुई थी उसके बाद जैसे हम इसके अंदर में एंटर किए तो दालू सेट के 10 डिसाइपल्स के साथ में मेरी लड़ाई होती है, जिसके अंदर में मैं काफ़ी ज़्यादा सीवियरली इंजर्ड हो गया, जिस वजह से मेरी कल्टीवेशन गिर गई। एंड तुम लोग इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि मिड एसिडेंट लेवल से अगर लेट सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर आ गया मतलब कितना भारी इंजरीज था। तुम लोगों को याद हुआ कि वालिन की जब कल्टीवेशन गिरी थी तो उसकी हालत कितनी ख़राब थी, तो सोच लो चेंताओ की कितनी ज़्यादा होगी। इस बात को सुनकर वालिन ने वहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्सप्रेशन चेंज नहीं किए, लेकिन अपने हाथों के अंदर में एक अलग टाइप की पिल बॉटल को निकाल के चेंताओ को पास कर दिया। बोला कि मैं इतना आशा तो नहीं करता कि आपके ऊपर में ये काम करेगी, लेकिन थोड़ी सी हेल्प ज़रूर कर सकती है। जिसके बाद ऐसा देते ही उस लोगों ने वहाँ पे ग्रीट किया एक दूसरे का और वो वहाँ से चला जाता है। वालिन जैसे ही वहाँ से वो जा रहा था तो उनको पीछे से देखते हुए यहाँ पे चेंताओ इसके साथ का वो जो आदमी था, उन दोनों के बीच बातचीत होती है, जहाँ पर उस आदमी ने पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मो लिहाई को क्या हरा सकते हो। तो यहाँ पर चेंताओ ने बताया कि अगर मैं सीवियरली यहाँ पे इंजर्ड नहीं हुआ होता तो मैं इसे आसानी से मार देता अगर मेरे पास में पुरानी कल्टीवेशन होती तो, लेकिन करंट की कल्टीवेशन के साथ में इसे हरा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पर उस आदमी ने बताया कि तुम इसे सस्ते में बिल्कुल नहीं आ सकते, क्योंकि इसके पास में 3 पावरफुल किलिंग मूव्स है जिसका कोई भी तोड़ नहीं है। सबसे पहला वो 10 कोलैप्स बैटल इंटेंट, जिसके बाद सेकंड आता है 100 वेव्स ऑफ डिमोनिक सी, एंड तीसरा कुछ एक ऐसा टेक्निक है जिसे पर्सनली डीमन एम्परर ने इसे सिखाया, मतलब नाम तक हमें पता नहीं चला। तो इससे हमें अंदाज़ा लग सकता है कि मो लिहाई कितना पावरफुल कल्टीवेटर है। इन दोनों की बातचीत से यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि वो जो आदमी है वो इस कल्टीवेटर यानी कि चेंताओ से अंडर में आता है, मतलब एक लो रैंकिंग्स पर है। तो मे बी यहाँ पे हम लोग का चेंताओ एक डीमन जनरल ऑलरेडी बन चुका है। हो सकता है ऐसा, तुम लोग अपनी राय कमेंट में बताना, क्योंकि इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन अभी भी नहीं दिया गया। क्योंकि जिस हिसाब से इस आदमी ने चेंताओ से पूछा वैसा लगता है जैसे चेंताओ इससे हायर पोजीशन पर है और ये पर्सनली यहाँ पे खुद इस चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए आया है, जिस वजह से मुझे लगता है कि ये शायद से डीमन जनरल बन चुका है और वालिन अभी भी कमांडर है, लेकिन इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद यहाँ पर उसी कल्टीवेटर ने चेंताओ से पूछा कि आखिर उसके साथ में ये जो आदमी है क्या तुम उसे जानते हो। जिसके बाद चेंताओ ने बोला कि हाँ मैं इसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो उसने उसके बारे में थोड़ी सी राय जानने की कोशिश की। तो यहाँ पे चेंताओ बस एक ही चीज़ बोलता है कि ये कल्टीवेटर भले ही तुम्हें पीक लेट सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर नजर आए, लेकिन तुम इसे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी बात है जिस बारे में तुम अंदाजा तक नहीं लगा सकते। मतलब चेंताओ यहाँ पे वालिन को अपने दिल से रिस्पेक्ट करता है। ऐसा नहीं कि उन दोनों के बीच में एक ग्रज क्रिएट हो गया उस बैटल के बाद। यहाँ पर एक टाइम के लिए हम लोग को नजर आया कि चेंताओ गुस्सा था, लेकिन एक्चुअली में वो वालिन के खिलाफ गुस्सा नहीं था, बल्कि दाल वो सेट के उन कल्टीवेटर्स के खिलाफ गुस्सा था जिन लोगों ने इसे यहाँ पे इतना बुरा इंजर्ड कर दिया था। जिसके बाद यहाँ पे चेंताओ अपने रास्ते चले आता है, वालिन अपने रास्ते चला आता है। इसके बाद ही हम लोग को एक सीन नजर आता है जहाँ पर वालिन मो लिहाई पहुंच चुके थे मो मैंशन के अंदर में। तुम्हें पता अपने अपने पास में खुद का मैंशन होता है, तो इसके पास में भी था, जिसके अंदर में वालिन को वहाँ पे उसने बताया कि हम दोनों बैठ के वाइन को एंजॉय करेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे जाना पड़ेगा कई सारे मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए। जिस वजह से उसने यहाँ पे 2 सर्गेंट्स को रखा। सर्गेंट्स एक्चुअली में कुछ मिलिट्री कमांडर्स टाइप के ही होते हैं, जो कि अनऑफिशियली मतलब उसे एक तरीके से रखा जाता है। वो एक रेजिमेंट का हिस्सा नहीं होते, वो लोग पार्ट टाइमर टाइप के होते हैं उस तरीके के।
तो ऐसे 2 सर्जेंट्स को वहाँ पे वालिन के साथ में छोड़ के गया, जो कि उसी के कंट्रोल में रहेंगे, वालिन के कंट्रोल में, और उससे जो कराना वो करा सकता है, हाथ-पैर दबाना वो सब कुछ। और ये 2 सर्जेंट्स को वहाँ पे छोड़ने के बाद वहाँ से चला जाता है मोलिया उन सभी मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए। इसी बीच इसने यहाँ पे कई सारे डीमन जनरल्स के साथ में भी मीटिंग्स की, जो कि इन फ्यूचर इसका कॉम्पिटिटर भी हो सकता है, कुछ लोग इन्हें एड भी करने वाले थे। इनफैक्ट ये यहाँ पे वाइस कमांडर इन चीफ से भी मिलता है, और तो और कुछ कमांडर इन चीफ्स के भी साथ में। इसी बीच हमें एक बात पता चली कि अगर किसी को भी कमांडर इन चीफ बनना है, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट पोजीशन है पूरे स्काई डीमन कंट्री के अंदर में, तो उसके अंदर में एंटर करने के लिए तुम्हें सबसे पहले वाइस कमांडर इन चीफ बनना पड़ेगा। एंड इन फ्यूचर चल के जब कमांडर इन चीफ रिटायर होते हैं, मर जाते हैं, कुछ भी होता है उनको, तब जाकर तुम कमांडर इन चीफ बनोगे। मतलब इनडायरेक्टली तुम्हें पहले तलवे चाटने पड़ेंगे। इसके बाद हम लोग को वापस से वालिन का सीन दिखाया जाता है, जो कि बैठ के कल्टीवेट कर रहा था। और इस दौरान वालिन एक्चुअली में खुद की कल्टीवेशन को इनहेंस नहीं कर रहा था, बल्कि वो अपनी एक टेक्निक को यहाँ पे इंप्रूव करने का ट्राई कर रहा था। और तुम लोग कमेंट करके बताओ कि आखिर वो कौन सी टेक्निक पर फिलहाल काम कर रहा होगा। तुम लोग बस गेस करो और कमेंट में जरूर बताना। सो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है।